हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा प्रश्नावली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1। ये आपका अध्याय 3 है बच्चों, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे किसी दो चर से मैं उसका वैल्यू निकालता हूं। किसी का नाम दिया गया हो, क्वेश्चन में उम्र दिया गया हो, उस पर आधारित होगा क्वेश्चन। पेंसिल खरीदता हो, सेब खरीदता हो, बॉल खरीदता हो, कुछ भी खरीदता हो, तो उस बेस पर आधारित ये प्रश्नावली 3.1 है बाबू। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ब्रैकेट में है, क्या यह मनोरंजक है? चलिए, पिता पुत्री से बात कर रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बाबू, क्या कह रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? कह रहा है पहले कि एक आफताब है, पिता और पुत्री के बीच बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रही है। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले, लेकिन वर्तमान से यानी अभी से 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। लेकिन अभी से 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद बोल रहा है मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किसकी? अपने पुत्री की। तो पुत्री की आयु में गुना करेंगे। कितना से? 7 गुनी करा था 7 से और 3 गुनी करा था 3 से। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले आफताब की उम्र मान लीजिए और पुत्री की उम्र वर्तमान उम्र मान लीजिएगा। देखिए यहां लिखिएगा, माना कि पहला है ना, माना कि आफताब की वर्तमान उम्र क्या मान लीजिएगा? x मान लीजिए। x वर्ष में है ना, उम्र वर्ष में होता है। ठीक है। आफताब की पुत्री की उम्र, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए पुत्री की उम्र। पुत्री की वर्तमान उम्र जैसे हम लिखते हैं ना वैसे लिखिएगा आप लोग। लिख जानते हैं बाबू? हाँ, एक चीज़ आप लोग बता देना चाहता हूँ मैं, अभी तक नहीं बताया था आप लोगों को। जब मैं बोर्ड पर लिखूँ ना तो आप लोग केवल गौर से देखिए, उसको समझिए कि सर कैसे बना रहे हैं, कहाँ पे प्लस दे रहे हैं, कहाँ पे माइनस दे रहे हैं। तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा, अच्छे से एग्जाम में लिख पाइएगा और प्रैक्टिस भी, अभ्यास भी कर पाइएगा। मैं आपको कॉपी पर लिखने का टाइम देता हूँ, लास्ट में समय देता हूँ मैं आप लोगों को समझाने के बाद, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आप लोग गौर से देखिए, लिखना छोड़ दीजिए, आप लोग लिखना बंद कीजिएगा, केवल आप लोग गौर से देखिएगा। इस बात को याद रखिएगा मेरा। तो पुत्री की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? y वर्ष। केवल आप लोग देखिए, अभी आपको लिखने के लिए टाइम देंगे हम। इतना लिख दिए। अब क्या कह रहा है? अभी से यानी कि कह रहा है पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले 7 वर्ष का निकाल लीजिए वर्तमान से, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। आफताब की उम्र क्या होगी? पहले निकाल जाता हूँ ना, गुना कीजिएगा आप।
तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, सेम ऐसे लिखना है, आफताब की उम्र इक्वल टू, तो पहले कह रहा है तो वर्तमान में से घटाइएगा। अभी जो उम्र है, मान लीजिए अभी मेरा उम्र 100 बरस है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं 100 बरस है, तो कहेंगे आज से 7 वर्ष पहले, तो 100 में 7 घटाइएगा तब ना होगा, तो वही कह रहे हैं। तो अभी मान लीजिए मेरा 100 वर्ष है, यानी इसका अभी क्या है, वर्तमान में x है, तो x में से 7 घटा दीजिए, यही हो जाएगा 7 वर्ष वाला उम्र। हाँ, मैं बारीकी से समझाऊंगा आप लोगों को। अब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना है, y है, y में से 7 घटेगा, इतना वर्ष हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इससे पिता कह रहा है तुमसे 7 गुनी, तो पहले ई दोनों को बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू, x - 7 बराबर y - 7 कर लीजिए। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी कह रहा है, तो किसका 7 गुनी, तुमसे जिस से लगाओ ना उसी से गुना करेंगे। लिखा हुआ है ना 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, तुमसे जिससे कहे ना उसी में गुना करना है। तो तुमसे मतलब क्या, इससे पुत्री से, तो पुत्री से 7 गुनी, तो गुना 7 कर देते हैं। यहाँ से समीकरण निकाल लेते हैं। क्या नहीं, चूंकि x - 7 बराबर 7y हो जाएगा, 7y - 7 - 49, ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ से तो x y को एक जगह कर लीजिए, x - 7y बराबर कितना हो जाएगा, -49, ये 7 इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +7। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए x - 7y बराबर -42 घटेगा। 49 में 7 तो 42 नहीं हो जाएगा, माइनस वाला है तो माइनस वाला, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। ऐसा कीजिए, आपको इसको उतारिए, उसके बाद मैं अगला स्टेप समझा रहा हूँ। ये अब अगला स्टेप क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, तो ठीक है यहाँ लिख लीजिए 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र बराबर कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष नहीं हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा। चलिए अब 3 वर्ष बाद पुत्री का भी उम्र निकालना होगा ना हमको, बाद पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा बाबू, y + 3 वर्ष, कितना वर्ष हो जाएगा, क्या वो पानी है। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, कितनी गुनी हो जाएगा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी किससे, इससे, यानी कि x + 3 बराबर y + 3, इतना कर लीजिए, ये भी ब्रैकेट में है।
और किसका गुना, इसका गुना, तिगुन नहीं हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस 9 हो जाएगा। अब ये बताइए बाबू, इस 3y को इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर, इस 3 को इधर लेंगे तो माइनस में चल जाएगा, यानी कि 9 माइनस 3, यानी इसीलिए x माइनस 3y बराबर 6। इसको समीकरण 2 मान लीजिए बाबू। इसको उतारिए, जगह नहीं है, आगे बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए 2 समीकरण तो आ गया, तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुआ। जो बीज गणितीय रूप है, बीजगणितीय रूप में है। तो पहले बोला था कि बीजगणितीय रूप प्राप्त कीजिए, है ना बोला था, और क्या बोला था, और बोल रहा है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलते हैं ग्राफ के रूप में बनाते हैं इसको। क्या करेंगे बाबू, यहाँ समीकरण 1 का सारणी ले लीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का सारणी, ठीक, ऐसे बना लेंगे। और इसको थोड़ा टेढ़ होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे बना लेना है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना बाबू। डिवाइड करने के बाद ऐसे और ऐसे 6 हिस्सा में बांट देना है। और यहाँ लिखना है समीकरण 2 का सारणी। 2 का, पहले सारणी बनाइएगा तब ना खींचिएगा बाबू वो ग्राफ, पहले आपको सारणी बनाना पड़ेगा, ठीक। वो शादी ब्याह वाला सारणी मत समझ लीजिएगा बाबू आप लोग, उल्टा पुल्टा देख लीजिए। तो यहाँ लिख दीजिएगा बाबू, यहाँ x, यहाँ y, और समीकरण मेरा क्या निकला था, x माइनस 7 y बराबर माइनस 42 निकला था। क्या निकला था पहला समीकरण, x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 42 निकला था, है ना। x माइनस 7 y बराबर माइनस 42। और सेकेंड क्या था, x माइनस 3 y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6 निकला था। देखिए बाबू, अब यहाँ पे इसको कैसे बनाते हैं, इसको बॉक्स को कैसे भरते हैं। समीकरण लिख लेंगे बॉक्स के नीचे में, और यहाँ कर देंगे x का मान कुछ ले लीजिएगा आप। अब हम x का मान ऐसा लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ग्राफ, थोड़ा छोटा होना चाहिए। अगर हम x का मान यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो 7 6 के 42, 6 मरतबे कट जाता है। ऐसा करते हैं x का मान 0 ले लेते हैं, ठीक। अब 0 ले लीजिएगा x का मान, तो यहाँ 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 नहीं हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 कोई वैल्यू रहा नहीं,
7 छक्का 42, इसीलिए y बराबर 6, यानी x बराबर हम 0 रखे तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब पुनः इसमें कोई वैल्यू रखना पड़ेगा, यानी कि पुनः x माइनस 7y बराबर -42 लेते हैं। और इसमें इस बार है ना y का वैल्यू कुछ रखिए आप लोग, कितना लीजिएगा y का वैल्यू, तो 7 पंचे 35, इस बार 5 ले लीजिए। अगर y का वैल्यू अगर आप बाबू x माइनस 7 गुने 5 ले लेते हैं, ये -42 है तो क्या आ जाएगा, इसीलिए x बराबर आएगा -42, आई प्लस इधर चल जाएगा -35 तो प्लस 35 हो जाएगा, यानी कि बराबर 42 में से 35 गया कितना हो जाएगा, 7, यानी -7 हो जाएगा बाबू। यानी y का वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं तो x कितना आता है, -7 आता है। इस टाइप से बनाना है, समझ रहे हैं, आराम से हम बना रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, देखिए आप लोग गौर से। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू अगर मान लीजिए इसमें x का वैल्यू क्या ले लें, 0 ले चुके हैं, 0 नहीं लेंगे। अगर 2 लेते हैं तो 4/3 हो जाता है। अगर हम मान लीजिए x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, इसमें भी चलिए 0 ले लेते हैं, सुविधा होगा, जो सुविधा हो ना वो लिया कीजिए आप लोग। तो देखिए 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमको सुविधा हुआ 0 लेने का, हम ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको इसका। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसीलिए ई माइनस उधर चल जाएगा, इसलिए y बराबर -2, यानी x का वैल्यू बाबू यहाँ पे x और यहाँ पे y है। अगर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y कितना आता है, -2 आता है। ठीक, पुनः x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पे y का वैल्यू कुछ ले लीजिए, y का वैल्यू अगर 3 दूनी 6 लेते हैं तो 6 में से चल गया तो 0 आ जाएगा, नहीं 3 एकम 1 ले लेते हैं, नहीं तो 3 दूनी 6 12 हो जाएगा, 3 एकम 3, हाँ 1 ही ले लीजिए क्योंकि ये प्लस हो जाएगा उधर जाकर के। तो देखिए x माइनस 3 गुना 1 बराबर 6, इसीलिए x बराबर कितना निकलेगा, 6 3 9, 6 प्लस 3 बराबर 9 निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी y का वैल्यू अगर 1 ले लिए बाबू तो x कितना निकला हमको, 9 निकला है। अब ये तो एकदम आसान था, इससे हार्ड आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आगे आप लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसको फटाफट उतारिए, चलते हैं हम लोग ग्राफ की तरफ। अब देखिए बच्चों, समीकरण 2 के सारणी को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिए हम, और हम ग्राफ तैयार कर लिए। आप लोग भी ये ग्राफ है ना, ग्राफ कॉपी में तैयार कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में है ना ग्राफ कॉपी आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए पहले समीकरण को पहले पकड़ेंगे, x0 और y6, तो x एक्सिस ये है मेरा और ये है y एक्सिस, तो x0 यहाँ हो गया और y6, तो y के ऊपर में प्लस में 6 है, यहाँ जाएंगे, यहाँ आ गए, वो बिंदु बना लिए। अब x कितना है, -7, तो x -7 और y 5, तो -7 और y ऊपर में है 5, तो इसके पास जाएंगे, यहाँ आएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपका बिंदु बनेगा बाबू यहाँ पे, यानी इस स्टेप से यहाँ का यहाँ बन जाएगा, है ना, करेक्ट है ना जी। यानी कि आपको ट्यूं 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 इस स्टेप से जहाँ पर मिलान करे, यानी आपका बिंदु यहाँ बनेगा बाबू। ठीक,
अब इस दोनों को मिला लीजिए, देखिए जैसे मिला रहा है वैसे मिलाइएगा आप लोग, ठीक। अब इस दोनों को क्या करना है, मिला लेना है, इस दोनों को मिला लेना है, ठीक ना। इस टाइप से थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, मेरा स्केल थोड़ा टेढ़ा है, फाइबर वाला है। ऐसे कर लीजिएगा और इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। फिलहाल एगो बन गया समीकरण का। अब दूसरा का देखिए, x0 y-2, तो x0 y-2 इधर जाएंगे y में माइनस में, तो यहाँ बनेगा -2, ठीक। और x9, तो x9 यहाँ पे, लेकिन y1 है, तो y1 है तो ऊपर जाएगा y में, देखिए x9 और y प्लस में ऊपर है ना, तो हल्का ऊपर जाएगा, यानी यहाँ बनेगा, समझे। और ये दोनों मिलेगा, ये दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे बाबू, देख लीजिए। ऐसे मिलाएंगे, ठीक। ये ऐसे जा रहा है इधर, ये ऐसे जा रहा है, समझे। ये पैरेलल में है, थोड़ा सा हम टेढ़ बन गया हमसे, लेकिन पैरेलल में है, दोनों कहीं मिलेगा नहीं बाबू। मुझे बोर्ड पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आप लोग समझदार हैं, इस बात को समझते हैं। देखिए अब ये पॉइंट कौन है, -7 है, इस पॉइंट पर लिखिएगा कुछ ना, -7 और 5 है, यानी ये क्या है, -7 है कॉमा ये 5 है। और ये पॉइंट कौन है, 0 और 6 है, क्या है, x0 है, y6 है। और ये पॉइंट क्या है बाबू, ये पॉइंट x0 है, y-2 है, देखते हैं x0 y-2 है, और 9 1 है। ये पॉइंट क्या है, 9 और 1 है, ये पॉइंट 9 और 1 है। और ऐसे सजा दीजिएगा। और कौन किसका रेखा है, तो -7 5 -7 5 यानी इसका, तो इसका इस रेखा का समीकरण इसको ऐसे कर दीजिएगा, इस टाइप से। क्या था मेरा, पहला था x - 7y इक्वल टू -42 था, ठीक है। और इस वाला समीकरण का क्या था बाबू, इसका था x - 3y बराबर 6 था। ये आपका ग्राफीय रूप आ गया बाबू, ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। यानी इस सारणी को इस हिसाब से सजाना था आपको। और ये पैरेलल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछ नहीं रहा है, इसमें केवल बोल रहा है आपको कि बीजगणितीय रूप में बनाइए और ग्राफीय रूप में बनाइए। तो बीजगणितीय रूप में बना दिए और ग्राफीय रूप में इस टाइप से बनाना था। तो आप लोग समझ गए, फटाफट इसको उतारिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके स्क्रीन पर आ हुआ देख सकते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए पहले राउंड में क्या किया, वो 3 गो बल्ला कीना, यानी 3 गो बैट कीना, और 6 गो गेंद कीना, यानी 6 3 9 9 गो सामान खरीदा। उसका कीमत कितना, 3900 रुपया है। अब इसको भूल जाइए। अब बाद में क्या करा, एगो बल्ला, देखिए सेंटेंस को समझिए, बाद में बोल रहा है उसने एक और बल्ला। इसका मतलब ये मत समझिएगा
कि पहले जो 3 गो बल्ला खरीदा सो और 1 गो बल्ला अभी किन रहा है सो, मिल के 4 गो बल्ला किन रहा है। नहीं, वो 3 गो बल्ला गया, उसकी कहानी खत्म। अब कह रहा है कि एक और बल्ला ने 1 बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदा। देखिए बाबू, आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा बोल करके लैंग्वेज में, समझे। इसलिए आप लोग उलझिएगा मत, ये मत समझिएगा 3 गो पहले वाला और 1 गो अभी वाला मिल के 4 गो हो गया। अब मतलब ये मत समझिएगा, अब मतलब क्या, जो 1 गो किन रहा है तो 1 गो किन रहा है, 3 गो किन रहा है तो 3 गो किन रहा है। पहले वाला से कोई माने मतलब नहीं। यानी 1 गो अभी बल्ला खरीदा और 3 गो गेंद खरीदा जिसका कीमत 1300 रुपया है। तो 2 समीकरण बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले बल्ले की कीमत निकालेंगे, 1 बल्ला की कीमत निकालेंगे, उसके बाद 1 गेंद की कीमत निकालेंगे। दूसरा का है मेरा ना, ये दूसरा का है। तो लिखेंगे माना कि एक बल्ला चलो था टेढ़ा बोकला होता है मेरा ई बोर्ड पर। माना कि एक बल्ला की कीमत इक्वल टू X रुपया मान लिए, और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितना होगा जी, Y रुपया, क्योंकि XY का खेल हो रहा है, ठीक ना। एक बल्ला की कीमत हमको X रुपये निकल गया। तो क्या वो बल्ला किना था, 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद। तो एक बल्ला मान लीजिए, एक बल्ला अगर आपका 5 रुपया का है तो 3 गो है ना, 3 गो बल्ला, तो 3 गो बल्ला कितना का हो जाएगा, 15 रुपया का। कैसे होगा, तो 5 में 3 से गुना कीजिएगा, मतलब एक बल्ला की कीमत 5 रुपया था, तो 3 गो बल्ला लिया है तो 3 से गुना कर दे। इसी तरह क्या करेंगे, एक बल्ला की कीमत X रुपया, 3 बल्ला की कीमत 3 गुना X। तो लिखेंगे इसीलिए 3 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 3X रुपया, नहीं होगा उसके हिसाब से। यानी एक बल्ला की कीमत 5 रुपया था तो 3 गो बल्ला लेना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसी तरह से एक बल्ला की कीमत अगर X रुपया है और 3 गो बल्ला लेना है तो 3 गो को X रुपया से गुना करेंगे तब ना होगा, तो ये रुपया में हो गया। अब क्या वो गेंद कहता है, अब गेंद करा 6 गो गेंद, तो अगर एक गो गेंद की कीमत मान लीजिए 10 रुपया है, 10 रुपया है, अब क्या हो 6 गो गेंद तो 60 रुपया होगा ना, तो 6 से गुना करेंगे तब ना 60 रुपया होगा। मतलब क्या, अगर एक गेंद की कीमत Y रुपया तो 6 गेंद की कीमत, गेंदों की कीमत कितना हो जाएगा, 6Y रुपया, 6Y रुपया, समझे। तो इतना तो हो गया। अब क्या करा आगे, बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंद खरीदा, तो इसको बाद में, लेकिन कितना, इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया हुआ था, 3900 रुपया था। पहले समीकरण बना लीजिए, यानी 3X इतना रुपया में प्लस 6Y रुपया बराबर 3900 रुपया खर्चा हुआ इसको। ये दोनों रुपया है, दोनों मिल करके 3900 खर्च कर दिया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए बाबू। अब क्या कह रहा है, सेकेंड और समझिए, एक और बल्ला और 3 गेंद, तो एक बल्ले की कीमत तो क्या लिखेंगे, पुनः एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, तो एक बल्ले की कीमत X रुपया है, X रुपया, तो 1 गुना X करेंगे तो X न कहलाएगा क्या,
1 नहीं डाले हैं, तो 1 इंटू 1 होता है, यहाँ 2 होता है, 2 इंटू एक्स हो जाता, लेकिन एक वो बोल रहा था इसीलिए इतना। और क्या 3 गेंद और, तो लेंगे 3 गेंदों की कीमत बराबर 3y रुपया। बात समझ रहे हैं आप लोग? एक बल्ला की कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ला की कीमत 3 गुना x नहीं हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। अब एक गेंद की कीमत इतना रुपया है, इसको मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 10 रुपया था, y को 10 रुपया मान लिए थे, तो 6 गेंद खरीदे, तो इस 10 को 6 से गुना नहीं करेंगे, तो इसी तरह इस y को 6 से गुना कर दिए हैं, तो इतना रुपया हो गया। अब दोबारा करा, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ला फिर बाद में खरीदा है, तो एक बल्ला तो 21 रुपया था, 100 रुपया था, 100 रुपया लिख दिए हैं। और 3 गेंद खरीदा था, 3 गेंद की कीमत कितना जाएगा, एक का y है, तो 3 क्या होगा 3y नहीं हो जाएगा। अब इतना टोटल खर्चा कितना, क्या 1300 रुपया खर्चा किया सेकेंड राउंड में। लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। तो इतना तो समझ गए, फटाफट इसको उतारिए, तब आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए बाबू, एक चीज और, इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये छोटका हो जाएगा। जैसे 1300 है ना, छोट है, ये 3900 बहुत बड़ा है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे इस टाइप से कर लीजिएगा, देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 3 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900, है ना। अब 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 00, 3 से कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, 1 था ये, ठीक ना। इसको उतार लीजिए इतना आप लोग। अब देखिए बाबू, 2 का समीकरण प्राप्त हो गया हम लोगों को, तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय रूप प्राप्त हुआ, ठीक है। इतना हो गया, तो बीजगणित रूप में प्राप्त। अब ग्राफ रूप में प्राप्त करेंगे, तो समीकरण 1 का सारणी लिख लीजिए। अब समीकरण 1 का सारणी, दोनों समीकरण का सारणी बनाएगा तब ना ग्राफ खींचेगा बाबू।
ठीक। इधर समीकरण 2 का सारणी, समीकरण 2 का सारणी। देखिए बाबू, धीरे धीरे समझिए, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं अच्छे समझा रहा हूँ, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा तो फिर नहीं समझ पाइएगा, समझे। बहुत सारा टीचर फटाफट बताता है, फटाफट निकल जाता है, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ठीक है, पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं आराम से समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब लोग अच्छे से समझे, भेजा में घुसा है, दिमाग में घुसा है। इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैं समझाने आया हूँ, केवल पढ़ाने नहीं आया हूँ, समझे। मैं समझाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा तक एजुकेशन चले जाए। देखिए, इतना लिख लिए, और समीकरण उतारना पड़ेगा हमको। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। समीकरण कितना उतार लिए थे हम, कितना आया था हमको समीकरण आया था बाबू, समीकरण मेरा कहाँ गया, कितना आया था मेरा आया था x + 2y बराबर 1300। x + 2y बराबर 1300 आया था, वहाँ पे हम लिख लिए थे कॉपी पर 1300। और वो क्या आया था हमको, x + 3y बराबर 1300, x + 3y बराबर 1300 आया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमको। देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू कुछ रखना पड़ेगा हमको, तो बहुत बड़ा अमाउंट में वैल्यू है, 100 वाला वैल्यू है। डरिएगा मत आप लोग। अगर यहाँ पर 300 ले लेते हैं तो 1000 में 300 जगह तो 1000 बच जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 500 निकल जाएगा। यहाँ पे आप 300 ले लीजिए, ठीक। यानी x का वैल्यू हम 300 ले लिए। तो देखिए, तो 300 + 2y = 1300। ऐसे नहीं करते हैं जी, गौर से देखिए आप लोग। इसीलिए 2y बराबर 1300 - 300, जोड़ घटाव है, आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो बराबर 1000, इसको काटेंगे 2 × 5 = 10, 500। यानी इसीलिए y बराबर 500, 500 डाल दीजिए, ठीक है। और जगह नहीं है लेकिन पुनः कर दीजिए, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, आप लोग समझा देते हैं। अगर मान लिया जाए आपका पुनः है x + 2y बराबर 1300 है बाबू, तो यहाँ पे y का मान अब कुछ लेना पड़ेगा। एक बार x लीजिए, एक बार y का लीजिए। अगर यहाँ पर लेते हैं कितना ले लें, 1300 है ना, 2 × 5 = 10, 500 ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, ठीक। तो ये बताइए x + 2 × 500 बराबर 1300। 13 में से 1000 चल जाएगा तो 300 बचेगा ना, यानी क्या बचेगा, इसीलिए x बराबर कितना बचेगा बाबू, 300 बचेगा। ओ नो, 500 तो आ चुका था, 500 नहीं लीजिए, मिस कर दिए हम। 500 तो आ ही चुका था ना y का वैल्यू, दोबारा मत लीजिए, 500 गड़बड़ हो गया, हम ध्यान नहीं दिए इस बात को। देख लीजिए, ऐसा कीजिए, 2 ही ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 200 ले लीजिए। y का वैल्यू हम 200 ले लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 1300 में से 400 गया तो 900 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दीजिए। अब इधर देख लीजिए बाबू, अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को क्या, देख लीजिए। x का वैल्यू कितना रखेंगे, x का वैल्यू रखा जाए, अगर मान लीजिए 3 × 12 = 400 आ जाएगा, तो 200 रख लीजिए, ठीक। x का वैल्यू 200 रखते हैं, तो 200 रखिएगा x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 1300, 3 × 12, 100 न रखेंगे, हम 12 काट रहे थे ना। आज बहुत गलती हो रहा है, क्या बात है जी। 100 रखा जाए,
हम जो मकसद में चल रहे हैं वो कामयाब नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 में से 100 चला जाएगा, इधर जाएगा ना 100, तो माइनस नहीं जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा 1200। अब 3 चौका 12, तो 400, यानी 100 रखे तो ये 400 आ गया। यही मेरा मकसद था। अब पुनः करना है x प्लस 3y बराबर 1300 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखिएगा आप, x का वैल्यू 100 लिए x का वैल्यू कुछ और देखिए, या तो एक बार x रखिए या दोनों बार x रखिए, फर्क नहीं पड़ता है, इसको सेम प्रोसेस होता है। x का वैल्यू इस बार कितना ले लिया जाए, इस बार ले लिया जाए 300 ले लिया जाए अपने तरफ से, x बराबर 300 ले लेते हैं क्या। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1300 माइनस 300 नहीं हो जाएगा, 1000 निकल जाएगा, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 1000/3 आ जाएगा, यानी 1000/3 आ जाएगा। इसी को कितना निकल सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक चलेगा इसमें 3 तिया 9, 33.33 निकल जाएगा, इस टाइप से निकल जाएगा, दशमलव में इस टाइप से निकलता चला जाएगा। तो पहले इसको आप लोग उतारिए बाबू, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए बाबू, समीकरण 2 का जो सारणी था इधर शिफ्ट कर दिए हैं। अब इस सारणी का जो वैल्यू है इस ग्राफ में हम लोग पुट करेंगे। अब कहिएगा सर ये नीचे वाला इतना छोटा कर दे, ये इतना छोटा कर दे, तो बाबू जानते हैं ये वाला कोई मानता हमको नहीं है, मतलब लिखना पड़ेगा, लेकिन इधर कोई वैल्यू है नहीं, इधर समझे, सब पॉजिटिव में है, इसीलिए पॉजिटिव वाला को बड़ा किए हैं, पॉजिटिव वाला बड़ा किए हैं, नेगेटिव वाला कुछ है नहीं। तो आप लोग ग्राफ में ऐसे कीजिएगा, x 300 y 500, तो x 300 y 500, तो इसके सामने जाइए y में 500, देखिए यहाँ पाएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत टेढ़ हो सकता है, आप लोग जानते हैं इस बात को, यहाँ आ गया, मतलब इसको आप ऐसे मान लीजिए और इसको आप ऐसे मान लीजिए, ठीक, इतना मान लीजिए। अब देखिए x 900 y 200, x 900 y 200 पर चलिए, तो इसके सामने आना पड़ेगा x 900 y 200, यानी यहाँ पर, यानी ये कटते कटते जगह बाबू डॉट 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 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को मिला दीजिए, तो मिलाएंगे इन दोनों को, तो हम इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक। वो मिट रहा है, बोर्ड पे है, समझ रहे हैं आप लोग, तो मिला देते हैं इस सबको, ये इधर कट के चल जाएगा, कटते इधर चल जाएगा, ठीक। देखिए ये ऐसे आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, बोर्ड ख़त्म हो रहा है। चलिए अब इसको देखिए, x 100 y 400, x 100 y 400, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा, ठीक है। x 300 और y 333, x 300 y 333, तो यहाँ मिलेगा लगभग इस बिंदु पर मिलेगा, हाँ इस बिंदु में मिलेगा। और दिनों को मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिएगा बाबू, तो जानते क्या है, पैरेलल आ रहा है, यानी ये ट्रेन के पटरी की तरह हो जाएगा। मेरा बोर्ड है तो बोर्ड पे तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन आप लोग समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग। देखिए यानी ये ऐसे हो जाएगा, आई ऐसे चल जाएगा, दोनों पैरेलल है कि नहीं है, पटरी के समान, रेलवे का जो पटरी ट्रैक होता है उसके समान।
तो ये कितना है, ये पॉइंट है आपका वो 300 और 500, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 500। ठीक, ये पॉइंट हो जाएगा 300 और 333, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 1000/3 कर दीजिए। और ये भी पॉइंट था ना, चारों पॉइंट होगा, यो पॉइंट था। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। ये पॉइंट था 100 और 400, 100 और 400 था। और ये पॉइंट था 900 और 200, 900 और 200। ये समझ गए इतना। और समीकरण बना दीजिए इस सबको। देखिए ये कौन समीकरण था, ये था 300 500 वाला, 300 वाला था पहला समीकरण। पहला समीकरण कितना था हमको, पहला था हमको x + 2y = 1300, x + 2y = 1300। ये दूसरा का समीकरण है, तो इसको ऐसे कर दीजिए। ये कौन है, x + 3y = 1300, x + 3y = 1300। ये आपका आंसर हो गया बाबू। ये ग्राफ है, ग्राफ ऐसे ही खींचना था। और ये पैरेलल में है। बीजगणितीय रूप समझ गए, और ये ज्यामितीय रूप है, समझे। मेन इसका बोला था ग्राफे खींचने के लिए, तो हम लोग ग्राफ बना लिए, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ इसमें देख सकते हैं। कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो फटाफट इसको उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके स्क्रीन पर आगा देख सकते हैं। कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो कोई बात नहीं है, देखते हैं हम लोग क्या। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आप लोग कुछ मान लीजिए। 1 kg सेब का मूल्य और 1 kg अंगूर का मूल्य, समझे। बहुत ठंड लग रहा है नीचे। तीसरा का क्वेश्चन है, लिखेंगे माना कि 1 kg सेब का मूल्य = x रुपये, x से मानिएगा। और 1 kg अंगूर का मूल्य = y रुपया मान लिए। लेकिन कह रहा है, कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य। तो लिखेंगे 2x + y बराबर क्या रुपया है, 160 रुपया है, 160। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि हल तो नहीं करना है। अगर हल करने वाला होता तो हल करने के बाद समीकरण मानते। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, 4 kg अंगूर सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य। तो ठीक है, तो 4x + 2y बराबर क्या रुपया है, 300 रुपया है, 300 रुपया यानी कर रहा है। तो ये कटने वाला है, तो पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2x + y बराबर 300। 2 से कट जाएगा ये 150 मरतबे क्या। तो लिखेंगे इसीलिए
2x प्लस वाई बराबर 150 समीकरण 2। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बाबू, लिखेंगे अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय रूप है। क्या है बाबू? बीजगणितीय रूप है, बीजगणितीय रूप में प्राप्त हुआ। तो ये तो प्राप्त हुआ, ये एगो आंसर आ गया। अब हमको अगला करना क्या, ग्राफीय रूप में प्राप्त करना है, समझे। देखिए समीकरण आ गया तो लिखे अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय रूप में प्राप्त हुआ, इसी को बोलते हैं बीजगणित रूप। अब इसको हम ग्राफीय विधि में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका भी सारणी बनाना पड़ेगा, इसका भी सारणी बनाना पड़ेगा। तो फटाफट इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग सारणी बनाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 का सारणी। तो बनाया जाए बाबू, क्या सारणी बनाया जाए 8। इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक। समीकरण 2 का सारणी, समीकरण 2 का सारणी। कम क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से बनाओ, अच्छे से समझो, यही पॉलिसी है मेरा, समझे बाबू। हाँ, ये नहीं कि 50 को क्वेश्चन बना लिया, समझे एको को नहीं, मतलब सब गोबर बन जाएगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। समीकरण पहले क्या लिखे थे हम बाबू? लिखे थे समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरा क्या उतार लिए थे? 2x प्लस वाई बराबर 150। 2x प्लस y बराबर 150 उतार लिए थे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखा जाए, पहले भाई साहब x का वैल्यू कुछ रखिए ऐसा कि आसान हो जाए हम लोग को सॉल्व करने में। अगर यहाँ पे कितना रखें, अगर यहाँ पे हम 30 दूनी 60 रखते हैं, 100 जगह 30 रखते हैं, 30 रखें x का वैल्यू, चलो 30। देखा जाए 2 गुने 30 प्लस y बराबर 160। तो इसीलिए शॉर्ट को फटाफट मार देते हैं, 160 माइनस 60 बराबर 100, यानी ये 100 आ गया। पुनः 2x प्लस वाई बराबर 160 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू ले लीजिए, चाहे y का वैल्यू ले लीजिए। इस बार y का देखते हैं लेकर के, 60 ले लेंगे ये, तो ये 50 आ जाएगा, यानी ये 60 ले लेते हैं, ठीक। तो देखा जाए भाई साहब कैसे बनेगा, 60 बराबर 160। तो 2x बराबर
160 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 100। और 100 को काटेंगे दूसरे तो कितना आ जाएगा 50, इसीलिए x बराबर 50। यानी y का वैल्यू 60 रखें बाबू, तो ये हमको x 50 आ गया। इसका काम क्रिया कर दिए, अब इसका काम क्रिया कीजिए। देखिए यहाँ x बराबर क्या रखा जाए, अगर हम 25 दूनी 50, 25 से रख लेते हैं क्या, तो देखिए 2 गुना 25 प्लस y बराबर 150। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 50 बराबर 100, यानी इसीलिए y बराबर 100 आ गया। यानी x 25, तो ये हो जाएगा 100। पुनः ले लेते हैं, पुनः 2x प्लस y बराबर 150। दिखा पड़ा क्या आप लोगों को? यहाँ x का वैल्यू कुछ ले लीजिए या y का वैल्यू कुछ ले लीजिए। इस बार y का वैल्यू ले क्या, y का वैल्यू अगर 50 ले लिया जाता है तो 100 हो जाएगा। चलिए y का वैल्यू नहीं 50 नहीं लेंगे, y का वैल्यू 100 ले लेते हैं। y का वैल्यू 100 ले लिया जाए, y बराबर 100 ले लिया जाए। ठीक, तो देखा जाए 2x बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 100 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 50। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 50/2 यानी 25। तो y अगर आप वो 100 लिए थे यार, आप लोग बोलते भी नहीं एक बार भी। चलिए हम 200 ले लेते हैं, नहीं y का वैल्यू 160 है ये है, तो इसके अलावा कुछ लेंगे 50 ले लें, y का वैल्यू 50 ले लीजिए, 50 ले लेते हैं। ठीक, 150 में से 50 जाएगा, हम भी आँख मूंद के बना देते हैं क्या तो ये हो जाएगा 100, यानी 100 को 50 हो जाएगा, ये 50 निकलेगा बाबू। तो ये आपका 50 हो गया, यानी y का वैल्यू अगर 50 लिए तो ये क्या निकलेगा 50 से निकलेगा, सेम निकलेगा क्या 2x प्लस y का वैल्यू 50। तो इधर 50 चल जाएगा, तो 150 में से 50 गया तो 100 में 2 से भागा दे तो 50 सेम। तो इसको फटाफट उतारिए आप लोग, ग्राफ बनाएंगे हम इससे आगे। अब देखिए बच्चों, इसका हम लोगों को ग्राफ खींचना है। यह ग्राफ है, सारणी इधर आ गया, शिफ्ट हो गया, x 30 y 100, x 30 y 100, तो 30 तो यहीं पे आएगा, y 100 यानी कि इस पॉइंट पे आएगा, यानी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए x 50 y 60, x 50 y 60, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे होते हुए इस बीच में आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा। इसको मिला लिया जाए, चलिए कितना को मिला लिए। अब सेकंड में 25 और 100, तो ये 25 और 100, तो ये 25 और 100 यहाँ आ जाएगा बगल में। ठीक है, और ये 50-50, तो 50 और 50, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पर ना, यहाँ पे आ जाएगा।
इत्तेफाक से ये भी क्या आ रहा है, ये भी पैरेलल आ रहा है समझे, ये भी आपका पैरेलल ही आ रहा है, कहीं कट नहीं रहा है। नीचे में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये भी आपका सीधे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, क्या सेम सेम है। तो इसका बिंदु दे दिया जाए, रेड पेन से दे दे क्या, नहीं ब्लैक से दे देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा बाबू, पहले जो ऊपर में खींचे थे 30 और 100 हो जाएगा, 30 और 100, 30,100 ठीक। 50 60 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60 ठीक। और नीचे का 25 और 100, 25 और 100 ये कहाँ लिख दी इसको, इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं क्या, 25 और 100 और 50 50 इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं 50 50 ठीक। समीकरण को भी लिखना है हमको। तो पहलू का समीकरण क्या था, 2x + y = 160, ये था बाबू 2x + y = 160। और ये समीकरण था आपको, ये था कितना था हमको, 2x + y = 150, 2x + y = 150। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बाबू। यही था हमको ग्राफ विधि इसको दर्शाना। तो आप लोग समझ गए होंगे, कुछ है नहीं, पैरेलल में आ गया है, रेल का जो पटरी था उसी हिसाब से, यानी इसका कोई एक हल नहीं होगा समझे। आगे हम लोग 3.2 चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे किसी समांतर लाइन का हल होता है कि नहीं होता है, कट जो करता है प्रतिच्छेद करता है उसका क्या गो हल होता है, संपाती है तो क्या गो हल होता है, वही चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। इसको उतारिए फटाफट, तो आगे बताते हैं। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया और वैसे चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। मैं सोच रहा था कि 2-4 क्वेश्चन और उदाहरण का आप लोगों को इसी क्लास में समझा दूं, लेकिन बहुत लंबा क्लास होने की वजह से मैं इस क्लास को यहीं पर स्थगित कर रहा हूं। तो बच्चों अभी तक आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा भी मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में घंटी दबा दीजिएगा, ताकि यूट्यूब पर मैं जो भी वीडियो डालूँ वो नोटिफिकेशन के रूप में आप लोगों तक पहुंच जाए। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नए क्लास में, यानी मतलब नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3.2। वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, वहाँ पे आप लोगों को संगत असंगत समानुपाती सारा चीज़ वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। प्रतिच्छेद कैसे किया जाता है, समांतर कैसे होता है और संगत कैसे होता है, संपाती कैसे होता है, इसी से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे कराया जाएगा। बहुत मज़ा आएगा उस चैप्टर में। ये तो छोटा सा चैप्टर था, 3 सवाल का था। तो बच्चों हमको आप इजाज़त दिए, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। तब तक के लिए आप लोग इसको उतारिए। आप लोगों को धन्यवाद।